साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नरेंद्र खंगार, मैं हूं आपका प्यारा सा केमिस्ट्री एजुकेटर। हम बात करेंगे बेटा यूपी एलटी ग्रेड केमिस्ट्री के बारे में, जो कि पेपर आपका संभावित है दिसंबर में। इसकी पॉसिबिलिटीज़ है आगे जा सकता है, लेकिन जाए या ना जाए ये बात की बात है। हम बात करेंगे दिसंबर को टारगेट लेके, तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए मैं आज कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ MCQs। तो उसकी बात करने से पहले हम देखते हैं आपके लिए कुछ स्पेशल है, वो देखो आपके लिए हम क्या ऑफर लेके आए हैं वो देखें बेटा। पहला है उत्कर्ष दिवाली ऑफर। कब तक है बेटा? 24 अक्टूबर तक है। क्या है? उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको मिल रही है 13% कोर्स पर छूट ऑन टॉप कोर्सेज सभी पर। आपको क्या करना है, एक कोड यूज करना है UC13, ठीक है। कोर्स वैलिडिटी कब तक रहेगी? आपकी एग्जाम तक रहेगी। तो सब लोग जल्द से जल्द जाओ ऐप पर जाकर क्या करो, इस ऑफर का फायदा उठाएं, ठीक है बेटा। चलो अगला ऑफर है आपके पास, हमारे पास उत्तर प्रदेश दरोगा गौरव बैच। इसमें आपको मिलेंगे 50+ मास्टर क्लासेस बाई कुमार गौरव सर। कुमार गौरव सर के द्वारा आपको इसमें 50 क्लासेस मिलेगी, प्लस क्या मिलेगा आपको 450+ आर्ट्स की लाइव क्लासेस मिलेगी। साथ में आपको क्या मिलेगा, 50 टेस्ट मिलेंगे। इसमें 40 टॉपिक वाइज होंगे, 10 क्या होंगे, फुल लेंथ होंगे। और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी, ब्रह्मास्त्र 3.0 कोर्स क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? ब्रह्मास्त्र 3.0 आपको फ्री मिलेगा। इसके अंदर क्या है प्राइस हमारे पास 549 और प्राइम की 1299। क्या करना है, बुक्स मिलेगी आपको जो हमारा प्राइम कोर्स परचेज करेगा। तो जल्द से जल्द जाओ और इतने कम पैसे में दरोगा बन जाओ, ठीक है बेटा। अगला आपके लिए यूपी TGT। इसमें क्या हो, सब्जेक्ट वाइज कोर्स है बेटा। इसमें हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, मैथमेटिक्स हम आपको क्या प्रोवाइड करें, जीव विज्ञान हम आपको क्या प्रोवाइड करें, विज्ञान और इंग्लिश। इन सभी का आप लोगों को सेपरेट क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। क्या होगा इस कोर्स के अंदर, 500 MCQs होंगे इंपॉर्टेंट। जो भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो 500 MCQs होंगे। उनकी प्रैक्टिस होगी, उनकी क्या चलेगी बेटा, लाइव क्लासेस चलेगी। हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे आपसे और उसमें आपको 500 क्वेश्चन कराए जाएंगे। क्या है इसमें, दिवाली स्पेशल ऑफर के अंदर हम 13% एक्स्ट्रा ऑफ दे रहे हैं आपको। क्या करना है आपको, देखो पहले इसका प्राइस था 500, फिर हो गया 1400। अब आपको क्या करना है, UC13 कूपन कोड इस्तेमाल करना है, तो आपको मिलेगा 1131 रुपये में। तो जल्द से जल्द जाएं और इस कोर्स का भी क्या करें, फायदा उठाएं, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। आगे शिक्षक बैच, ये है हमारा कॉम्बो बैच। कौन सा बेटा? कॉम्बो बैच है। इसमें क्या करते हैं, UP LT ग्रेड मैथ्स एंड GK, यानी आपको इसमें मैथ्स का कोर्स भी मिलेगा और GK की क्लासें भी मिलेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड 1800 रुपये है, 13% ऑफ करोगे 1566 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। क्या करना है, वापस से UC कूपन कोड, हमें कूपन कोड लगाना है UC13। प्राइम वाला जो है वो पहले 600 का था, फिर 2200 को हो गया। 13% का कूपन कोड लगाओगे UC13, हमें मिल जाएगा 1914 रुपये में। और साथ में स्पेशल बुक्स अवेलेबल इन प्राइम कोर्सेज। प्राइम कोर्स में आपको क्या मिलेगी, बुक्स भी मिलेगी। तो जाओ और परचेस करो और जल्द से जल्द अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा करें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। शिक्षक बैच वापस से कॉम्बो है। कॉम्बो बैच किस किस का है बेटा आपके लिए, हमारे पास UP LT ग्रेड बायोलॉजी, UP LT ग्रेड बायोलॉजी वाला है आपके पास, ये बायोलॉजी एंड कौन सा है बेटा, GK वाला। यानी इसमें आपको बायोलॉजी मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी, GK, यानी बायोलॉजी की क्लास मिलेगी प्लस GK की क्लास मिलेगी। क्या करना है बेटा, वही हमारे पास दो तरह के कोर्स हैं। एक तो स्टैंडर्ड है जिसमें आपको 13% डिस्काउंट मिलेगा, पहले 6000 का था, फिर 1800 कर दिया आप सभी को लिए। और दिवाली के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों को सपना पूरा करने के लिए, शिक्षक बनने का सपना पूरा करने के लिए उत्कर्ष टीम आपको 13% अतिरिक्त डिस्काउंट दे रही है। उस डिस्काउंट में आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना है बस UC13, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 1566 रुपीज़ में। मात्र 1566 रुपीज़ में आप अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको अगर बुक्स भी चाहिए तो बुक्स अवेलेबल होगी, लेकिन उसके लिए आपको प्राइम कोर्स लेना पड़ेगा। प्राइम कोर्स में क्या है हमारे पास, पहले 6500 का था बेटा, फिर 2000 कर दिया, और वही आपको शिक्षक बनाना चाहते हैं हम, इसलिए 13% डिस्काउंट दिया गया है अतिरिक्त। आपको कोड यूज करना है UC13, तो आपको मिल जाएगा 1740 रुपये मात्र का। ओनली 1740 रुपये में आपको ये कोर्स मिलेगा, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी पढ़ सकते हो, GK पढ़ सकते हो। चलो अगला UP LT ग्रेड उर्दू एंड GK, ये भी क्या बेटा, कॉम्बो बैच है। जो बच्चा उर्दू का शिक्षक बनना चाहता है
जो मित्र उर्दू का शिक्षक बनना चाहता है वो ये कोर्स परचेस कर सकता है। इसमें सेम चीज़ें बेटा, स्टैंडर्ड कोर्स है हमारा, कितना पहले था 5500 का, अब 1500 का है, अब 13% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है और आपको कोड यूज करना है UC13, आपको मिलेगा 1305 रुपये में। इसके साथ ही आपके साथ क्या है बेटा, प्राइम कोर्स अगर आपको चाहिए, क्योंकि आपको चाहिए बुक्स, आपको क्या चाहिए बुक्स, आप चाहते हो उत्कर्ष का कंटेंट पढ़ना, आप चाहते हो जल्द से जल्द सेलेक्ट होना, तो आप पढ़े हमारा प्राइम कोर्स ले, आपको बुक्स भी मिलेगी। इसमें पहले 6000 का था बेटा, फिर ये 1800 का हो गया, अब 13% डिस्काउंट है। कब मिलेगा, जब कूपन कोड UC13 लगाओगे, मात्र 1566 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिलेगा और आप शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अगला है शिक्षक का वही कॉम्बो बैच, हमारे पास क्या है UPLT ग्रेड हिंदी एंड GK वाला बैच। वापस से वही हमारे पास क्या है, दो तरह के कोर्स हैं बेटा, एक तो स्टैंडर्ड जो पहले 6000 का था, फिर 1800 हो गया, अब 13% डिस्काउंट के साथ UC13 कोड आपको यूज करोगे तो 13% डिस्काउंट मिलेगा और मात्र 1566 रुपये में आप अपने हिंदी के शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। कौन बच्चे लेंगे, जो हिंदी शिक्षक बनना चाहते हैं। इसमें GK की क्लास भी मिलेगी और हिंदी की क्लास भी मिलेगी। साथ में हमारे क्या बेटा प्राइम में वही पहले 6500 का था, फिर 2000 का हो गया। आपने कूपन कोड लगाना है तो आपको 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मात्र 1740 रुपए में। एक नाम मात्र की मिनिमम राशि में 1740 रुपए में आपको बुक्स भी अवेलेबल कराई जाएगी और बुक्स के साथ साथ आपको GK की क्लासें प्लस हिंदी की क्लासें अवेलेबल कराई जाएगी, यानी आपको पूरा कॉम्बो बैच मिल रहा है। ठीक है, इस बैच से आप पढ़कर अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों, अगला है हमारा शिक्षक बैच कॉम्बो UPLT ग्रेड साइंस एंड GK। ठीक है बेटा, ये है हमारा कॉम्बो बैच, किसका, साइंस और GK का। किसका बेटा, साइंस एंड GK का। जो साइंस का टीचर बनना चाहता है, जो साइंस का टीचर बनना चाहता है, जो मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, इस साइंस के बैच में आपका छोटा भाई, आपका मित्र, आपका साथी साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाएगा। क्या पढ़ाऊंगा बेटा मैं इसके अंदर, केमिस्ट्री मैं खुद पढ़ाऊंगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोगों के साथ हूं इस कोर्स के अंदर। केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा आपको और आपको इतनी अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि आप सोचेंगे यार क्या मजा आ गया केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। आप सोचेंगे कि सर क्वेश्चन तो करने में मजा आ रहा है, कंसेप्ट सीखने में मजा आ रहा है। तो हम बात करेंगे इसकी। तो जो बच्चा बनना चाहता है साइंस का शिक्षक, तो वो साइंस और GK दोनों की कॉम्बो क्लासेस के अंदर मिलेगी। और हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड कोर्स है जो हमारे 6000 और ये 1800 में हमें पहले दिया जा रहा था, लेकिन अभी हमको कोड लगाना है 13% का, तो हमें मिल जाएगा मात्र 1566 में। 1566 में आपको साइंस का बैच मिल रहा है, आप साइंस के टीचर बन सकते हो। आपको हमारा कंटेंट भी चाहिए तो प्लीज इधर देखें, हमारे पास प्राइम कोर्स भी है। आप प्राइम कोर्स खरीदें जिसमें हम आपको बुक्स भी अवेलेबल कराएंगे। बुक्स में आपको कंटेंट मिलेगा अच्छा, जिससे आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। 13% डिस्काउंट है UC13 कोड लगाने पर 1740 रुपये में आपको मैं रोज दिखाई दूंगा। शाम को 6:15 से लेकर रात को 8 बजे तक मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, आपको बनना है साइंस का टीचर, आपको मिलना है मुझसे रोज, तो प्लीज़ कोर्स बाय करें और जल्द से जल्द जाकर हमारी मुलाकात का दिन सुनिश्चित करें। तो मिलते हैं साथियों, जिस दिन आप मिलो, आप मिलना चाहो, मैं 6:15 पर आपको मिलूंगा ऐप पर। मेरी क्लास रोज ऐप पर शाम को 6:15 पे होती है, तो आप प्लीज़ कोर्स ज्वाइन करें और शाम को 6:15 पर हमसे मुलाकात करें। मिलते हैं साथियों तब। अभी चलते हैं आगे, हम आज की क्लास में हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या होता है साथियों, जनरली बच्चा क्या सोचता है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती है। कुछ टफ नहीं होता बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टफ नहीं होता। कंसेप्ट आपको आएगा तो कुछ टफ नहीं होगा, आपको कंसेप्ट नहीं आएगा सब कुछ टफ है, फिर इनऑर्गेनिक टफ है, फिर ऑर्गेनिक टफ है, फिर सब टफ है। आपको कंसेप्ट आ रहा है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, देखो मैंने कोशिश करी है कि इधर उधर के सब तरफ से जो कंपटीशनों में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आऊं, आपको पता चल जाएगा भाई कंपटीशनों में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है
एक। ठीक है, देखो मैं जरूर नहीं आपको यूपी के क्वेश्चन कराऊं, मैं पूरे ऑल इंडिया के अंदर से आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, चाहे वो आरपीएससी में आए हो, चाहे एमपीपीएससी में आए हो, चाहे यूपीपीएससी में आए हो, कहीं पर भी आए हो, हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है, क्योंकि सब तरफ बेटा केमिस्ट्री सेम चलती है। ठीक है, केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन का लेवल 19-20 ही होता है। ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कराएं। ठीक है बेटा, चलो चालू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी स्पीसीज एरोमेटिकता दर्शाती है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग शो एरोमेटिसिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, निम्न में से कौन सा एरोमेटिक है, ये आप लोगों को बताना है। हम बात करते हैं साहब एरोमेटिक की, किसकी बात करते हैं, एरोमेटिक की। तो बेटा कमेंट करोगे और बताओगे कि साहब एरोमेटिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है और कौन सा इनमें से एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिसिटी एक शर्त होती है प्यारी सी, एरोमेटिसिटी की क्या होती है, प्यारी सी शर्त होती है, वो अगर आप लोगों को पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, क्या शर्त होती है, एरोमेटिसिटी का एक रूल होता है बेटा, एक रूल होता है जिसको हम बोलते हैं हक्कल रूल। क्या बोलते हैं बेटा, हक्कल रूल, हक्कल रूल, हक्कल का नियम, हक्कल का नियम बोलते हैं इसको। ये नियम क्या बोलता है बेटा, ये नियम क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र होता है, विस्थानीकृत तंत्र होता है, विस्थानीकृत तंत्र होता है। कहने का क्या मतलब, विस्थानीकृत यानी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इतने, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, या फिर वो लोन पेयर की फॉर्म में हो सकते हैं। तो कितने होने चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए विस्थानीकृत, विस्थानीकृत का मतलब होता है डीलोकेलाइज्ड। क्या होता है बेटा, डीलोकेलाइज्ड। क्या होता है बेटा, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड मतलब जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहे, जिनका स्थान चेंज होता रहे, वो होते हैं डीलोकेलाइज्ड। ठीक है, अब यहां पर n क्या है बेटा, n इज जस्ट अ नंबर, कुछ भी हो सकता है, n = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, n = कुछ भी हो सकता है। हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर ले लेते हैं स्टार्टिंग में, हम ले लेते हैं इफ n = 1, हमने लिया n 1 होगा तो इसके अंदर हम रखेंगे, देन n 1 होगा तो क्या हो जाएगा 4 × 1 की जगह हम स्टार्टिंग करते हैं 0 से, चलो 0 से करते हैं, n = 0 तो 4 × 0 + 2 कितना हो गया बेटा 4 × 0 0 यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। यानी अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो और वो डीलोकेलाइज्ड हो, यानी अनुनाद कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अपने स्थान को लगातार परिवर्तित कर रहे हो, तो वो एरोमेटिक हो सकता है। उसके बाद देखते हैं बेटा n बराबर क्या हो 1, n बराबर क्या हो 1, मैंने लिया n = 1, देन ये क्या हो जाएगा बेटा 4 × 1 + 2, टोटल 4 × 1 4, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं और वो अनुनाद कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, यानी वो अपना स्थान परिवर्तित कर रहे हैं, तो यौगिक क्या हो सकता है, एरोमेटिक। आगे भी कर सकते हैं, n = 1 भी लिख सकते हैं, ये लो n = 1 की जगह n = 2 लिख सकते हैं, 2 लिखोगे तब क्या हो जाएगा बेटा, देखो 4 × 2 + 2, 4 × 2 8, 8 + 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है भाई ये। तो हमारे लिए एरोमेटिसिटी के लिए नंबर 1 शर्त डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 शर्त हमारे पास क्या होना चाहिए, हक्कल के नियम का पालन होना चाहिए। हक्कल का नियम क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो भी डीलोकलाइज्ड। कितने होंगे, मिनिमम 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 के बाद 3 पाई नहीं चलेगा, 4 पाई नहीं चलेगा, 5 पाई नहीं चलेगा, 6 पाई होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, 6 पाई, 6 पाई के बाद क्या आ रहा है 10 पाई, यानी 4 पाई का डिफरेंस आएगा बेटा। ठीक है, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये देखो ये 1 और 1 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला एरोमेटिक हो सकता है, पर विस्थानीकरण नहीं हो रहा। इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बट डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा, यानी एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाओ, इसके अंदर कितना है बेटा, ये देखो ये 1 2 3 4 हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन,
तो भैया मेरे 4 पाई इलेक्ट्रॉन का तो हो ही नहीं सकता, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। इधर आ जाओ, 2 2 2 यानी 1 2 3 4 5 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अब देखो अनुनाद हो रहा है, क्या अनुनाद होगा तो होगा, ये यहां जा सकता है, जैसे मैं भेज दूं इसको यहां, कि मैंने इसको यहां भेज दिया तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, देखो ये इस तरह का हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। यहां भेजा मैंने तो एक बॉन्ड ऑलरेडी यहां है, एक बॉन्ड ऑलरेडी यहां है, ये बॉन्ड यहां चला गया तो प्लस का आ गया यहां, यानी अनुनाद हो रहा है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, यानी ये एरोमेटिक होगा। क्या होगा? ये एरोमेटिक होगा। इसका नाम है ट्रोपोलियम आयन। क्या नाम है? ट्रोपोलियम आयन। ट्रोपोलियम आयन है इसका नाम। ठीक बेटा, इधर देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें तो यही रीजन चल जाएगा भाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया कि साहब ये एरोमेटिक है, बाकी सब एरोमेटिक नहीं है। ठीक बेटा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया कि एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं, किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या बोलता है, ये बेटा हकल है, नॉट हुकल। वैसे हकल को ऐसे लिखते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन में हुकल हो गया होगा, ठीक है, तो डोंट वरी, हकल है ये। क्या ये? हकल। ठीक है बेटा, क्या ये? हकल। तो क्या बोल रहा है बेटा, हकल के नियम, हकल के नियम की अवधारणा के अनुसार संयुग्मी पॉलीमिथाइन एरोमेटिक होगी यदि उसमें, यानी क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ हकल्स लॉ द पॉलीमिथेन कंपाउंड विल बी एरोमेटिक इफ इट कंटेन्स। ठीक है, पॉलीमिथाइन के अनुसार, तुम इसका ये जरूरी नहीं तुम ये लिखो, इसका कोई वो नहीं, पॉलीमिथाइन एरोमेटिक होगी यदि उसमें, अब ये संयुग्मी है, संयुग्मन होना चाहिए, ठीक है, संयुग्मी नहीं संयुग्मी है, ठीक है, संयुग्मी है ये। क्या बेटा? संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब कंजुगेशन, सिंगल डबल सिंगल है, अनुनाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुनाद। ठीक है, क्या बोला? पॉलीमिथाइन, ठीक है, यानी पॉलीमिथेन होना चाहिए, यानी पॉलीमिथाइल बोलते हैं उसको, जिसमें CH2 ग्रुप हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में, उसकी बात करते हैं। देखो ये बोल रहा है कि यूं बताओ कि वो यौगिक एरोमेटिक होगा जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हमने लिखा था हकल का नियम, हकल का नियम, हकल का नियम, इसके जस्ट पहले ही लिखा था। हकल का नियम क्या बोलता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत तंत्र, विस्थानीकृत तंत्र उपस्थित, तो यौगिक क्या होगा? एरोमेटिक। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, 4n+2n गलत हो गया, ठीक है, 2 पाई होना चाहिए था, 4n+2 पाई, लेकिन पाई अंदर आ गया, तुम पहले पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, फिर आंसर गलत हो जाएगा। ये 4n+2 पाई, ये हमारा आंसर सही हो गया, 4 पाई नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एक एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए, ये कर रखा हमने इधर, सेम यही क्वेश्चन इधर हो गया। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। एक गैस ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देती, यानी कलरलेस कर देती, कलर उड़ा देती उसका, ठीक है, किंतु अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करती है, यह गैस है। तो बताओ कौन सी गैस होगी, बताएं, कमेंट करें, बताएं कौन सी गैस होगी भैया कि जो ये काम करती। देखो काम की बात क्या है हमारे पास, क्या बोल रहा है, ब्रोमीन जल है, ब्रोमीन जल को क्या कर रहा है? रंगहीन। ब्रोमीन जल को कौन कर रहा है? रंगीन। ब्रोमीन जल क्या काम आता है? ब्रोमीन जल, ब्रोमीन जल क्या काम आता है? असंतृप्तता की जांच के लिए। किसमें काम आता है बेटा? असंतृप्तता, असंतृप्तता की जांच के लिए काम आता है, जांच के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? असंतृप्तता की जांच के लिए यूज करते हैं। तो इनमें से देख लो पहली बात तो कि कौन असंतृप्त है, ठीक है, तो वही काम होगा। इथेन यानी एथेन संतृप्त है, मेथेन संतृप्त है, 2 यौगिक बचे, एथिलीन और एसिटिलीन जो असंतृप्त है। ये क्या करता है बेटा? अगर असंतृप्त होगा तो रंग उड़ेगा, ठीक है, यदि यौगिक
असंतृप्त हो तो ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाएगा। क्या होगा? रंग उड़ जाएगा। संतृप्त होगा तो नहीं उड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ब्रोमीन जल काम आ रहा है, तो ये दो काम हो गए। अब दूसरी बात उसने क्या बोली बेटा, वो देखो। दूसरी बात उसने बोली कि अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करता। तो देखो क्या बोल रहा है, AgNO3 अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट NH4OH, अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनीकृत AgNO3 क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक। क्या होता है बेटा? टोलेन अभिकर्मक। ठीक है ना, आगे बात समझ में। क्या बोल रहा है? अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करता ये कंपाउंड। ठीक है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, टोलेन अभिकर्मक किससे रिएक्शन करता है? टोलेन अभिकर्मक के अंतस्थ एल्काइन से रिएक्शन करता है। यानी टर्मिनल, जैसे अंतस्थ एल्काइन से बोलते हैं, ये हो गया C∼CH और ये H, ये अंतस्थ एल्काइन हो गया। ये अंतस्थ एल्काइन हो जाता है CH3C∼CH, यानी जिसमें सिरे वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड हो। जिसमें सिरे वाले कार्बन पर क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड। वो क्या होता है बेटा? अंतस्थ एल्काइन होता है। तो उनसे तो ये रिएक्शन कर लेता है, बाकी से रिएक्शन नहीं करता है। तो इसने क्या बोला, ऊपर देखो कि ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है, तो ब्रोमीन जल को तो ये भी रंगहीन कर देगा, ये भी रंगहीन कर देगा। लेकिन क्या बोला है? सिल्वर नाइट्रेट से कोई क्रिया नहीं करता। ये सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करेगा। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये नहीं करता, यानी क्या होगा हमारा आंसर? एथिलीन। क्या होगा? एथिलीन। ऊपर वाली लाइन से तो दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन उसने बोल दिया कि टोलेन रिएजेंट ले लिया, अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और बोल दिया वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो एथीन होती है या एथिलीन जो होती है वो रिएक्शन नहीं करती, जबकि एसिटिलीन तो उससे रिएक्शन कर लेती है, यानी हमारा आंसर वो नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा बेटा? एथिलीन। अगले पे जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है? इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो बताएं क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? बताओ, कमेंट करो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है कमेंट करके बताना भाई, क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जिसके पास, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो, अष्टक पूरा करने के बाद। ठीक है, तो हमसे तो पूछा ही नहीं, तो हम इसको क्यों परेशान करें। हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, BF3 में 6 इलेक्ट्रॉन है बोरोन के पास। कैसे है बेटा? बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? अगर आपको नहीं पता तो ऐसे बनाओ। बोरोन नंबर 5 पे आता है, मैंने लिखा 1s2 2s2 2p1 हो गया 5। तो मेरे को क्या करना है बेटा? 5 हो गए, तो मेरे को देखो ये बनाना है मेरे को। ये मैंने बनाया बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3।
1 2 और 3। अब क्या कर रहा है बेटा, क्लोरीन से बंध बना रहा है, ये क्लोरीन लिख दिया, तो एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, तो इन्होंने मान लिया बंध बना लिया साहब। क्या कर लिया बेटा, बंध बना लिया। कैसे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के यू से एक बॉन्ड बन गया, ये दोनों के यू से एक बॉन्ड बन गया और ये दोनों के यू से, यानी साझा हो गया, पार्टनरशिप होगी। पर पार्टनरशिप होने के बाद भी तुम देखो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8 है। इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन इसने रखने वाला, इसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, ये चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लूँ, लेकर स्टक पूरा कर लूँ। ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अगला प्रश्न, उस समूह की पहचान करें जो ऑर्थो निर्देशी हो। बताएं, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि ऑर्थो निर्देशी बताना है, ऑर्थो पैरा मेटा निर्देशी क्या होता है ये बताना है, बड़ा सिंपल सा अक्षर है। जल्दी बताएं, जल्दी बताओ बेटा, ऑर्थो पैरा निर्देशी क्या होता है। देखो एक है हमारे पास, पहली बात ऑर्थो डायरेक्टिंग यानी ऑर्थो निर्देशी। अब ऑर्थो के साथ साथ अकेला ऑर्थो नहीं होता, पैरा भी होता है। क्या होता है, पैरा भी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऑर्थो पैरा निर्देशी। ठीक है, क्या होगा बेटा, जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, यानी जो क्या कर रहा हो, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा हो, जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा हो, जो एच इफेक्ट शो कर रहा हो, प्रभाव दर्शाए। ठीक है, ये जो दर्शाएगा वो प्लस आई वाला, प्लस एम वाला या एच इफेक्ट वाला, ये क्या होगा बेटा, ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा। एक होता है मेटा निर्देशी। क्या होता है बेटा, मेटा निर्देशी। मेटा निर्देशी बोलो तो जो माइनस आई शो करे, जो माइनस एम शो करे, प्रभाव दर्शाए। अब काम की बात और कि जैसे इसका एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल जैसे जिसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो इसका इधर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, जैसे लोन पेयर वाले, लोन पेयर वाले यौगिक, कौन बेटा, लोन पेयर वाले यौगिक। ठीक है, जैसे एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप। ठीक है, इधर आ जाओ। मेटा निर्देशी में डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप। अब देखो हमें क्या करना है, एक बात तुम्हें ये भी पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्थो होता है, कौन सा पैरा, कौन सा मेटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते, अगर आपको पता नहीं है तो आप कर नहीं सकते। क्या कहो, देखो मेरे पास ये बेंजीन है, ये मैंने बेंजीन बना दिया बेटा। ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, बेंजीन बना दिया। बेंजीन में देखो आपको क्या दिख रहा है, वो देखना। बेंजीन में आप लोग देखोगे ये हो गया बेंजीन। मान लो मैंने यहां पर कोई ग्रुप जोड़ रखा है, ये ग्रुप को मैं डायरेक्ट जी लिख देता हूं। क्या लिख दिया मैंने, जी। जी मतलब ग्रुप, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब देखो इसकी दोनों पड़ोसी पोजीशन, ये वाली और ये वाली, ये तो ऑर्थो है। इसकी दोनों पड़ोसी क्या है बेटा, ऑर्थो। इसकी जस्ट सामने वाली पैरा है और इसकी जो बची हुई पोजीशन है उनको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि कौन सी ऑर्थो होती है, कौन सी पैरा और कौन सी मेटा होती है। कौन सी होती है, देखो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस ग्रुप की दोनों पड़ोसी ऑर्थो, जस्ट सामने वाली पैरा और बची हुई दोनों क्या होगी, मेटा होगी। क्या होगी बेटा, मेटा। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, वो देखो क्या होगा बेटा। ये देखो हमारे पास हमने लिया, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, ये देखना 1 2 3। सबसे पहले मैं जोड़ू COOH को, COOH ग्रुप ऐसा होता है बेटा। ठीक है, ये COOH ग्रुप ऐसा होगा। ठीक है, जोड़ा मैंने। क्या होता है बेटा इसके अंदर, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यानी ये शो करेगा -M। क्या करेगा बेटा, ये -M शो करता है। -M जो शो करेगा मेटा निर्देशी होगा। कैसे होगा मेटा निर्देशी, वो देखो ये गया, रेजोनेंस कर देते हैं। रेजोनेंस होने के बाद देखो क्या हो गया बेटा, ऊपर वाले में ये कार्बन था, एक ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड बन गया, ये O- हो गया बेटा और ये हो गया OH। कार्बन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखो आगे, ये ऊपर चला गया तो यहां पर आ गया प्लस। क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया। ये यहां रहा, ये यहां रहा।
किस पोजीशन पर प्लस आ गया? ऑर्थो पर। क्या आ गया? ऑर्थो पर। तो क्या भैया ऑर्थो पर प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां अटैक करेगा कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन स्नेही ले लूं, यहां लिख दूं इलेक्ट्रोफाइल ई से, और बोलूंगा तू अटैक कर, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब देखो ऑर्थो पर तो नहीं है, अगली पोजीशन में यहां चला जाएगा। जैसे ही वहां गया तो देखो जैसे ही वहां जाएगा क्या हो जाएगा, ये इस सिचुएशन में आ जाएगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड सी, ये O माइनस, ये OH। अब ये पेरा पर प्लस आ गया तो ऑर्थो पेरा दोनों पर प्लस आ गया। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को पता चल गया कि ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, पेरा पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ है? मेटा पर। तो कहाँ अटैक करो? मेटा पर। इसलिए क्या होगा? मेटा निर्देशी। ठीक है, क्या आ गया बेटा? ऑर्थो और पेरा पर, ऑर्थो एंड पेरा पर धनावेश, धनावेश। अतः इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगा। कहां करेगा बेटा? मेटा स्थिति पर आक्रमण करेगा। ठीक है, अब देखो सेम सीन इसके साथ है। देखो मैं इस NO2 को बनाऊं, NO2 को, ये देखो ये NO2, ये मैंने बनाया NO2, N डबल बॉन्ड O, ये लो नाइट्रोजन है ये, और ये O। मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा और इसको ऐसे तोड़ूंगा, सेम वही सीन हो गया। और तो पेरा वाला तुम तो भूल जाओ, नाइट्रोजन कार्बन ही मान लो इसको, तब भी ये वैसे ही जा रहा है ना, तो वहाँ कार्बन था या नाइट्रोजन आ गया, तो सेम ऑर्थो पेरा पर क्या आएगा? प्लस। तो कहाँ करेगा अटैक? ये देखो ये इस पर भी क्या आ गया? ऑर्थो पेरा पर। साइनाइड में क्या हो रहा है? इसको लिख देता हूँ, देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो ये यहाँ कूदेगा बेटा, तो ये यहाँ जाएगा यहाँ, तो जैसे यहाँ जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस। तो इसमें भी क्या आएगा? ऑर्थो और पेरा पर प्लस आ जाएगा, यानी अटैक कहाँ होगा? मेटा पर होगा। अब देखो पूछ क्या रहा है कि कौन सा ऑर्थो पेरा निर्देशी है, तब ऑर्थो पेरा निर्देशी बचा कौन? ये देखो ये है हमारे पास NH2। इसमें क्या होगा बेटा? इस NH2 का मैं तुम्हें करके बताता हूँ। देखो हमने लिया NH2, ये N और ये H और ये 2, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर नीचे आएगा, ये यहाँ आएगा बेटा। जैसे ही यहाँ आएगा ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ हो गया, तो यहाँ क्या आ गया? माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। यहाँ हो गया डबल बॉन्ड N, और ये हो गया H2, और यहाँ हो गया प्लस। ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा? ये यहाँ और ये यहाँ। कहाँ माइनस आ गया बेटा? ऑर्थो पर। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? वहाँ अटैक करता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो यहाँ माइनस का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो यहाँ आसानी से अटैक करेगा। आगे देखो अनुनाद हो गया, अनुनाद होने के बाद क्या हुआ वो देखो, अनुनाद होगा तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया, और ये हो गया डबल बॉन्ड N, ये H, ये 2 प्लस। कहाँ पर आ गया भैया? माइनस, पेरा पर माइनस आ गया। तो इलेक्ट्रोफाइल को ऑफर दो कि भैया अटैक कर, तो अटैक करेगा कहाँ? इसकी ऑर्थो पर। कहाँ अटैक करेगा? इसकी ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा। इसकी कहाँ अटैक करेगा? पेरा पोजीशन पर। अभी रेजोनेंस और बाकी है, कराओ। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, जैसे आगे जाएगा ये ऐसा हो जाएगा। ये यहाँ आ गया बेटा, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया माइनस, और ये हो गया डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये इसकी ऑर्थो पर अटैक करेगा। तो ये रेजोनेंस की वजह से, किसकी वजह से? ये लोन पेयर वाला नीचे आ गया, लोन पेयर देकर। तो लोन पेयर देकर उसने क्या करा? इसकी ऑर्थो पेरा और वापस से ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व बड़ा हुआ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बड़ा होता है। तो समझिए बात को बेटा, क्या है हमारे पास आंसर? ये इसमें लोन पेयर होगा वो सारे के सारे ऑर्थो पेरा निर्देशी होंगे। इसमें लोन पेयर होगा वो सारे के सारे क्या है? ऑर्थो पेरा निर्देशी हैं। इन ऑर्थो पेरा निर्देशी को सक्रियणकारी समूह भी बोलते हैं, और जो मेटा निर्देश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विसक्रियणकारी समूह बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, देखो निम्न में से किसका मान pK का उच्चतम है? यूं बोल रहा है कि pK है आपके पास, उसका मान उच्चतम किस में है?
हाईएस्ट किसके अंदर है ये पूछ रहा है। ठीक है, बताए भाई, सीधा सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, कमेंट करो और बताओ कि आंसर क्या हो सकता है। बड़ा सिंपल सा सिंगल लाइन में क्वेश्चन हो सकता है, अगर आपको आता है तो। देखो, हमने क्लास 12th में सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि ये फिनोल जो होता है वो मोर एसिडिक होता है एल्कोहल से। क्यों होता है कि इसमें से H+ निकला, निकलने के बाद जो ऋणायन बनेगा वह क्या होगा बेटा, अनुनाद से स्थायी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अनुनाद से स्थायी। वह अनुनाद से स्थायी हो जाता है, या नो रेजोनेंस। ठीक है, कोई अनुनाद नहीं है, यानी एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है हमारे पास, फिनोल। ठीक है, और तुम्हें पता होगा जो एसिड होता है अम्ल, इस डायरेक्टली मतलब जो के होता है हमारा, के अम्ल सामर्थ्य, क्या होती है बेटा, अम्ल सामर्थ्य, वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, अम्लीय सामर्थ्य डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की वैल्यू ज्यादा तो अम्ल सामर्थ्य ज्यादा। लेकिन एक होता है पीके होता है माइनस के, ये होता है इनवर्स होता है, यानी इसका मतलब क्या होगा, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो ये अम्लीय सामर्थ्य इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। तो कहने का क्या मतलब है, पीके की वैल्यू बढ़ेगी तो अम्ल सामर्थ्य कम होगी, अम्ल सामर्थ्य इसकी ज्यादा है तो जिसमें फिनोलिक रिंग है उसकी अम्ल सामर्थ्य ज्यादा, पीके कम है, तो यानी एल्कोहल का क्या होगा, पीके ज्यादा होगा। तो देखो ऑर्थोक्रिसोल, ठीक है, हमारे को क्या क्या कंपाउंड दे रखे, ये देखो, एक ये दे रखा है हमें OH और ये CH3, एक हमें दे रखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, क्या दे रखा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये NO2 ये दे रखा है, एक दे रखा है मेटानाइट्रोफिनोल, ये मेटानाइट्रोफिनोल। तो भैया सभी में फिनोलिक रिंग है, केवल इसको छोड़कर, यानी इसकी अम्ल सामर्थ्य कम है, अम्ल सामर्थ्य कम है तो पीके का मान उच्चतम होगा, सीधी सी बात है। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। ब्यूटेनाइन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताओ। बड़ा सिंपल सा है, बताओ, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ठीक है बेटा, बताओ भाई, कमेंट करो और बताओ कि क्या आंसर होगा इसका। देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर हिंदी में नहीं आ रहा हो इंग्लिश की तरफ देखो, ब्यूट इन आइन, यानी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए बेटा, 4 कार्बन हो गए। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो यही हो गए, कितने हो गए, 4 सिग्मा। अब देखो और क्या चाहिए हमें, उसने बोला ब्यूट इन, मैंने ले लिया इन, फिर उसने बोला आइन, तो यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, खत्म काम, ये लो। तो 1 2 3 पाई बंद होंगे, 3 पाई बॉन्ड। अब जिसमें 3 पाई बॉन्ड है वही आंसर है, 3 पाई इसमें नहीं है तो दोनों गलत हो गए। अब आगे चलते हैं सिग्मा में। सिग्मा देखो, कार्बन हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो गया बेटा, कार्बन हो गया। अब कार्बन के अलावा और चीज देखते हैं, 2 बॉन्ड बना रखे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड, तो 2 और 2 4 हो गया, 2 3 1 ये 4 हो गया, ये 3 और 1 4 और एक ये 3 और 1 4 हो गया बेटा। अब देखो काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं, 3 पाई बॉन्ड कौन कौन से हैं, ये वाला पाई 1, ये वाला पाई, ये वाला पाई। ठीक है, हो गया 3 पाई बॉन्ड। बड़ा सिंपल सा आंसर था, 3 सिग्मा 7 सिग्मा और 3 पाई। आंसर हमारा क्या होगा बेटा, डी। ठीक है, क्या होगा, डी नहीं ये। ठीक है, 7 सिग्मा 3 पाई। चलो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न
निम्न में से कौन सा समूह आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेंजीन वाले की मेटा स्थिति पर निर्देश करेगा। पूरा कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन किया है, ये देखो पूरा कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन कर गया हूं। कहां पर, ये देखो क्या बोला है बेटा, ये देखो क्या बोला है, मेटा निर्देशी कौन होगा, जो माइनस आई माइनस एम दर्शाएगा, यानी डबल बॉन्ड वाले ग्रुप। क्या होंगे, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप, जिनके ऊपर क्या लग रहा हो, डबल बॉन्ड लग रहा हो, जिनके ऊपर क्या लग रहा हो, प्लस लग रहा हो, वो। ठीक है, तो आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। सेम चीज को दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ पर देखते हैं, देखो ठीक है। यह C2H5 क्या करेगा बेटा, H इफेक्ट दर्शाएगा, H प्रभाव यानी हाइपर कंजुगेशन अतिसंयुग्मन प्रभाव, H प्रभाव अतिसंयुग्मन प्रभाव, और क्या दर्शाएगा, प्लस I प्रभाव। क्या दर्शाएगा, प्लस I प्रभाव। तो ये तो हो गया ऑर्थोपेरा निर्देशी। कौन सा हो गया, ऑर्थोपेरा निर्देशी। इसके पास देखो लोन पेयर है, तो जैसे हमने ये करा था ना, ये कहाँ गया वो, ये वाला, ये देखो ये लोन पेयर। बाकी इधर कुछ भी जोड़ो, हमें तो नाइट्रोजन से मतलब है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वल्ले से, तो नाइट्रोजन दे रहा है लोन पेयर, तो बाकी नाइट्रोजन से कुछ भी जुड़े, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा काम हो गया, यानी इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा, ऑर्थोपेरा निर्देशी। इधर आ जाओ OCH3, इसके पास भी क्या है, लोन पेयर, तो ये भी क्या होगा, ऑर्थोपेरा निर्देशी। इसके पास आ जाओ डी पर, डी देखो, डी को देखो, डी में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, वो देखना भी, ये जुड़ा हुआ है C, ये डबल बॉन्ड O, और ये R एरोमेटिक कीटोन है। समझे बात को, तो भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जैसे ही उधर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो यहां क्या आ गया, प्लस कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये R, ये यहां और तो पर प्लस आ गया। फिर तुम्हें पता है रेजोनेंस होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रेजोनेंस हुआ, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, प्लस कहां गया, पेरा पर आ गया, ये डबल बॉन्ड C, ये O माइनस, ये R, तो ऑर्थो पेरा पर प्लस, ऑर्थो पेरा पर क्या गया बेटा, प्लस, तो क्या होगा, मेटा निर्देशी। ऑर्थो व पेरा पर क्या है, प्लस, यानी धनावेश है, अतः धनावेश है, अतः क्या होगा बेटा, मेटा निर्देशी होगा। ठीक बात, आंसर क्या हो गया हमारा, COR। आंसर क्या हो गया हमारा, COR। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मेटा निर्देशी समूह है, वापस से वैसा का वैसा आ गया। अब तो बता दो यार, अब तो कमेंट करो और बताओ कि कौन सा इसमें से क्या होगा, मेटा निर्देशी होगा, कौन सा नहीं होगा। कुछ तो तुम्हें यूं ही दिख रहे होगा, अभी मैं तुम्हें दिखा के लाया हूं, इसके जस्ट पहले वाले में ये देखो, इसमें ये C2H5, तो भाई साहब इसके पास क्या है, ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, अतिसंयुग्मन, साथ में क्या दर्शा रहा है, प्लस I, यानी ये क्या हो गया, ऑर्थोपेरा निर्देशी हो गया। ठीक बात बेटा। फिर देखो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट वलय से जुड़ा हुआ है, तो ये लोन पेयर देगा, क्या देगा, लोन पेयर देगा, तो ये क्या होगा, ऑर्थोपेरा निर्देशी। कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, प्लस M प्रभाव दर्शाएगा, और ऑर्थोपेरा निर्देशी होगा। कैसे दर्शाएगा, देखो वही नाइट्रोजन की तरह है बेटा। किसकी तरह है, नाइट्रोजन की तरह। ये लिख दिया मैंने OCH3, ये एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ये जाएगा, और ये जैसे तुम सोचो ये नाइट्रोजन होता तब ऐसा होता, सेम वही हो रहा है। हमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्या लेना देना है, हमें तो इस बात से मतलब है कि ये जो वलय से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस M प्रभाव दर्शाएगा, प्लस M दर्शाएगा, तो ऑर्थोपेरा निर्देशी होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। NH2 लोन पेयर है हमारे पास, क्या है, लोन पेयर, तो भाई ये लो क्या दर्शाएगा, प्लस M दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, प्लस M दर्शाएगा, और ऑर्थोपेरा निर्देशी होगा। इस पर आ जाओ SO3H पर। ठीक है, अब देखो SO3H को करके बताते हैं। ठीक है, चलो मैंने लिया ये रिंग, इधर इधर इधर, ये जुड़ गया S, डबल बॉन्ड O, क्या डबल बॉन्ड O। ठीक है, SO3H का मतलब क्या, एक तरफ डबल बॉन्ड हो गया, एक तरफ डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया OH।
ठीक है, HSO3 हो गया ना, HSO3। ये कैसे बना है बेटा, देखो सल्फर डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH, इसको हटा दूं मैं तो ये हो गया HSO3, यही बन रहा है H2SO4 से हट के। तो देखो ये क्या होगा बेटा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, कौन सा निर्देशी होगा, मेटा निर्देशी। कौन सा हो गया, मेटा निर्देशी। अभी मैंने सेम रेजोनेंस करके तुम्हें बताया है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो कैसे होगा, ये देखो ये करके बता रखा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो सेम H2 उसमें जाएंगे, हमें क्या लेना देना है, कार्बन हो कुछ भी हो, डबल बॉन्ड से काम हो रहा है, ठीक है ना। फिर भी तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, कैसे होगा, इसको जब करोगे तो ये ऐसा होगा, ये देखो ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ कहाँ, यहाँ पर आ गया प्लस, ठीक है, ये यहाँ और ये हो गया S, और ये ऊपर चला गया डबल बॉन्ड, तो ये हो गया O-, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये हो गया OH, हो गया, और तो पर प्लस आ गया, रेजोनेंस से पैरा पर आ जाएगा, और तो पैरा पर प्लस, तो कैसे होगा, मेटा निर्देशी। तो ये होगा हमारे पास मेटा निर्देशी समूह, ठीक बात। चलो आगे चलते हैं। जलीय अवस्था में एल्किल एमिनो की क्षारीय प्रबलता का क्रम होगा, देखो बताएं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो क्या करना है बेटा, अगर एमीन गैस अवस्था में है, किस में है, गैस अवस्था में, तो क्रम क्या होता है, 3, 2, 1 और ये NH3। क्यों होता है बेटा, देखो हमें क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब है नाइट्रोजन से लोन पेयर का बाहर निकलना, क्षारीय प्रवृत्ति का मतलब है नाइट्रोजन से लोन पेयर का बाहर निकलना। जितनी आसानी से लोन पेयर बाहर निकल जाएगा उतना ज्यादा क्षारीय होगा। अब जितनी आसानी से कैसे निकलेगा, जितने ज्यादा लोन पेयर उपलब्ध होंगे तो निकलेगा। जैसे देखो मैंने लिखा NH3, तो इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है साहब, केवल नाइट्रोजन है जो बना रहा है, लेकिन मैंने लिख दिया NH2, ये लोन पेयर इसके पास है, और इधर मैंने जोड़ दिया CH3, तो CH3 है प्लस I प्रभाव दर्शाता है, क्या करता है बेटा, प्लस I प्रभाव दर्शाता है। तो ये जो प्लस I प्रभाव दर्शाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो आसानी से दान कर देगा। मान लो मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं और एक और CH3 जोड़ दूं तो और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, और आसानी से दान कर देगा। मान लो मैं इसको भी हटा दूं और एक और CH3 जोड़ दूं तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आसानी से दान कर देगा। लेकिन सिर्फ गैस अवस्था में, क्यों, गैस अवस्था में अणु दूर दूर होते हैं, तो कोई भी स्टेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, कोई भी त्रिविम बाधा काम नहीं करती। लेकिन अगर जलीय विलयन हुआ तो, एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो अणु पास पास होंगे। फिर प्लस I प्रभाव के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखना पड़ेगा। समझे बात को, क्या देखना पड़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये नाइट्रोजन लोन पेयर दान करेगा, लेकिन करेगा किसे, कोई लेने वाला तो होना चाहिए ना। ये नाइट्रोजन, जैसे मान लो ये है H+, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नाइट्रोजन के पास आ रहा है, ये आ रहा है नाइट्रोजन के पास, ये आ गया नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो नाइट्रोजन कह देगा ले ले यार, इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो ये इसके पास आएगा ही नहीं, तो क्या नाइट्रोजन इसके घर पे जाएगा कि ले भैया मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसे जाएगा क्या, नहीं जा सकता ना। आगे बात समझ में। तो ये क्या होता है, देखो अब ये तुम्हें दिख रहा है, इसका पूरा सीन में तुम्हें दिखाता हूं। ये अब देखो मैंने लिखा नाइट्रोजन और मैंने लिख दिया कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये लोन पेयर। तो ये हाइड्रोजन इसका, 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 ये हाइड्रोजन इसका। ये लो, इस लोन पेयर को सब तरफ से घेर लिया। अब ये H+ बेचारा चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं। इसके चाहने से क्या होता है, ये बीच में खड़े हुए ना, ये इसको आने नहीं देंगे यहां तक, यानी त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे, तो ये आ ही नहीं पाएगा, आ नहीं पाएगा तो ये दे नहीं पाएगा। समझे बात को। तो जो जलीय विलयन होता है उसमें क्रम अलग होता है। एक्वस सॉल्यूशन में क्रम, एक्वस सॉल्यूशन में जो क्रम होता है वो जनरली होता है 2 डिग्री से ज्यादा। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री में प्लस I भी ज्यादा होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है। यानी अगर इसकी जगह एक CH3 नहीं होता यहाँ पर, तो एक तरह की साइड थोड़ी खुली हुई होती है, वहां से आ सकता था। तो 3 के बाद फिर कौन होगा, फिर होगा 2 के बाद कौन होगा 3 डिग्री, 3 डिग्री बाद कौन होगा 1 डिग्री, और लास्ट में होगा अमोनिया। अब देख लो किसमें दिख रहा है अमोनिया, प्रारंभ में गलत। ये कौन सा डिग्री, 2 डिग्री, हाँ ठीक है। 2 डिग्री बाद कौन सा डिग्री आएगा 3 डिग्री, हाँ भाई ठीक है। ये कौन सा डिग्री आएगा 1 डिग्री, अमोनिया, ठीक है। यानी यही होगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। देखो 3 डिग्री प्रारंभ में आ गया, गलत। क्या हो गया, गलत, क्योंकि उसने दे रखा है जलीय अवस्था,
लिख के दिया है जलीय अवस्था, ठीक है ना, गलत। अमोनिया प्रारंभ में गलत, हमारा आंसर क्या हो गया बी। ठीक भाई, चलो आगे देखते हैं। अगला क्या है, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव का सही क्रम है, यानी -I का बता रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा है फ्लोरीन, एक दे रखा है क्लोरीन, एक दे रखा है ब्रोमीन, एक दे रखा है आयोडीन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये तो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका हेलोजेंस में, तो इसी का क्रम देख लेते हैं पहले। FCl-Bri यानी क्रम तो सही है, FCl-Bri क्रम सही, आई ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। इससे ज्यादा किसका होता है, NO2 का। कैसे होगा NO2 का, तुम देखो, एक तो नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर एक ऑक्सीजन, एक ये भी ज्यादा विद्युत ऋणी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये दोनों ज्यादा विद्युत ऋणी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके पास तो ये अकेला है, क्या 3 है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए क्या होगा NO2 का ज्यादा होगा। क्या होगा, NO2 का ज्यादा होगा, तो NO2 का सबसे ज्यादा, तो पहला ऑप्शन ये गलती हो गया, NO2 का सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का नहीं, OCH3 का नहीं, ये तो +M दर्शाता है और -I भी दर्शाता है, लेकिन +M दर्शाता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नीचे दिए गए यौगिकों को उनके घटते हुए अम्लीय सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, बताएं भाई क्या होगा घटती हुई अम्लीय सामर्थ्य का क्रम इनका, बताओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताओ आंसर क्या होता है, मैं तो बता ही रहा हूं। देखो क्या है बेटा, 2 और 3 कंपाउंड दे रखे हैं, सॉरी 1 2 3। अब देखो ये फिनोल है और मैं ले लेता हूं यहां पर, ये इसने दे रखा है कंपाउंड नंबर 1 NO2, फिर दूसरा दे रखा है ये फिनोल दे रखा है, ओनली क्या दे रखा है बेटा, फिनोल, और तीसरा दे रखा है हमारे को, तीसरा कंपाउंड दे रखा है पैरामेथिल फिनोल। कोई नहीं, गोला बनाओ या कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा क्या होगा, हमें क्या देखना है, अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब जितनी आसानी से हाइड्रोजन बाहर आ जाए, ठीक है, आसानी से हाइड्रोजन बाहर, तो अम्लीय प्रकृति अधिक, अम्लीय प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी। अगर आसानी से हाइड्रोजन बाहर आएगा तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी, अधिक होगी। अब देखो ये आसानी से बाहर कब आएगा, देखो ये OH है, इससे ये आसानी से बाहर कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचे। ये कब खींचेगा, जब वलय इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है कोई। ठीक है, अब देखो अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगी, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और आसानी से हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, एसिडिक नेचर क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता, तो एसिडिक नेचर कम, एसिडिक नेचर क्या होगी, कम। क्यों, ये देखो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये वलय इससे खींचेगी, ये इससे खींचेगा, और ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, आसानी से टूट जाएगा। यहां पर कोई नहीं है, यानी इससे दाबली ये है। ठीक, इधर आ जाओ, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, देगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ये इसको दे देगा, तो ये क्यों खींचेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, यानी सबसे ज्यादा ये होगा क्रम हमारे पास, यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, यानी क्रम नंबर बी होगा। क्रम क्या होगा बेटा, बी होगा। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोलता है अगला प्रश्न, देखो, निम्नलिखित कथनों में से अणुओं की अनुनादी संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखो क्या बोल रहा है, पहला, इनके अणुओं की व्यवस्था समान होती है। हाँ भाई, तो सही है, अणुओं की व्यवस्था समान होती है, मतलब केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज होगी, परमाणुओं की नहीं। ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज होती है, केवल इलेक्ट्रॉन की स्थिति चेंज होगी, ये लो, परमाणु की थोड़ी होगी, यानी तो सही है। अगला, दे हैव ऑलरेडी सेम एनर्जी, हाँ भाई सही है। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। दे हैव आइडेंटिकल बॉन्डिंग, नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि कभी सिंगल बॉन्ड होता है, कभी डबल बॉन्ड होता है, कभी लोन पेयर की फॉर्म में होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय यौगिक कौन सा है। हमारे को दिया हुआ है एक तो
ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एक मेटा नाइट्रोफिनोल, एक पेरा नाइट्रोफिनोल, एक ऑर्थो क्रेसोल दे रखा है। देखो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वो कंपाउंड, अभी देखो उसका इलाज करते हैं। ये हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये N डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। देखो हमें क्या करना है बेटा, वो देखो यह ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दूसरा क्या है मेटा नाइट्रोफिनोल, क्या है बेटा मेटा नाइट्रोफिनोल, तो ये मेटा स्थिति पर है, और तीसरा कहाँ है पेरा स्थिति पर, कहाँ है बेटा पेरा स्थिति पर, तो ये हो गया OH और ये पेरा स्थिति पर NO2। अब तुम देखना एक काम की बात है जो कि यहां पर तो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बाहर नहीं निकल पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन आसानी से बाहर नहीं, आसानी से बाहर नहीं, और बाहर नहीं होगा तो सबसे ज्यादा अम्लीय नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, ये होगा क्यों, क्योंकि ये जो NO2 है -I भी करेगा और -M भी करेगा, दो इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप दर्शा रहा है, तो -I तो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, दूरी पर डिपेंड करता है, तो पास है, सबसे ज्यादा पास में यही है NO2 ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन बाहर निकल जाना चाहिए, और -M भी करता है, -M कैसे करता है डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर करता है, तो दो प्रभाव है, दोनों प्रभावी है। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों प्रभाव पर भारी क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है उसने क्या बना रखा बॉन्ड बना रखा, ये देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, तो ये तो खींच कर चाहता है कि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, लेकिन ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को जोड़ रखा है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इधर आ जाओ, जब ये NO2 कहां होगा मेटा पर, तो केवल -I दर्शाएगा, -I ओनली, क्यों दर्शाएगा ओनली -I, क्योंकि -I तो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और M केवल ऑर्थो पेरा पर प्रभावी होता है, यानी यहाँ ये प्रभावी नहीं, यानी यहाँ पर काम नहीं करेगा। इधर आ जाओ, ये क्या करेगा -I भी करेगा और -M भी करेगा, दोनों ही स्थिति परिस्थिति में इस पर न तो कोई बॉन्डिंग हो रही न कुछ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या करेगा हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल देगा, यानी पेरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक। ऑर्थो क्रेसोल की बात करें, ऑर्थो क्रेसोल की बात करें तो बेटा ये तो इलेक्ट्रॉन दाता है, ये तो इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दाता, ये तो अम्लीय प्रकृति को कम करेगा, अम्लीय प्रकृति को कम करता है, अम्लीय प्रकृति को कम करता है, ठीक भाई। चलो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, देखो निम्नलिखित में से दुर्बलतम क्षारकता है, यानी दुर्बलतम क्षार है, ठीक है, वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, देखो कौन सा दुर्बल क्षार है इन सभी में से ये बताना है, ठीक है बेटा। अब दुर्बल क्षार का कैसे पता चलेगा, जो मुश्किल से लोन पेयर दान करेगा वो दुर्बल क्षार होगा, जो आसानी से लोन पेयर दान नहीं करेगा वो दुर्बल क्षार होगा। अब देखो हमें एक चीज का पता है, क्या पता है, सिंगल लाइन से क्वेश्चन होने वाला है, कैसे कि RNH2, ठीक है, ये ज्यादा बेसिक होता है किससे, इससे, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये देखो ये है बेटा हमारे पास NH2। अब एनिलीन से ज्यादा अम्लीय, एनिलीन क्या होता है C6H5NH2, इससे ज्यादा अम्लीय कौन होगा एल्किलामीन, क्यों होगा भाई, क्योंकि भाई साहब इसके पास नो रेजोनेंस, यानी कोई अनुनाद नहीं होता, जब कोई अनुनाद नहीं होता इलेक्ट्रॉन फिर ये कि कोई भी आओ ले जाओ, ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने, मान लो ये H+ आया इलेक्ट्रॉन लेने, तो नाइट्रोजन का ले जा इलेक्ट्रॉन ले जा, फ्री रखे मेरे पास ले जा, तू ले जा, ठीक है। लेकिन जब ये आएगा किसके पास, ये इसके पास जाए, किसके पास जाए, देखो इसको हम भेजते हैं इसके पास, कहां से, इस हाइड्रोजन को हम भेजेंगे यहां से, मैंने हाइड्रोजन को भेजा किसके पास, इसके पास, तो इसने आसानी से दे दिया, इसके पास जाएगा, इसके पास तो बोलेगा ले जा, फ्री रखे इलेक्ट्रॉन, ले जा कोई काम नहीं आ रहा मेरे को। लेकिन जब इसके पास जाएगा एनिलीन के पास, तो एनिलीन क्या कहेगा उससे, यार मेरे इलेक्ट्रॉन तो वहां घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, ये वलय में घूम रहे हैं, ये देखो ये वलय में घूम रहे हैं, अनुनाद कर रहे हैं, तो अभी रुक जा, 2 मिनट रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन घूम घाम के वापस आएंगे, और जब वापस आएंगे तब ले जाना, तो इसके यहां तो उसको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन यहां तो तुरंत मिल गया ना, यानी ये ज्यादा क्षारीय होगा, ये कम क्षारीय होगा, क्यों, इलेक्ट्रॉन अनुनाद में व्यस्त हैं, इलेक्ट्रॉन अनुनाद में व्यस्त, ठीक है। अतः क्या होगा बेटा, दुर्बलतम क्षार, क्या होगा दुर्बलतम क्षार, यही पूछा है उसने,
ये क्या है, सारे के सारे एल्किल एमीन है, इसमें रेजोनेंस किसी में भी नहीं होगा, ठीक है, नो रेजोनेंस, ठीक है, तो नो रेजोनेंस, तो ये सारे के सारे नीचे वाले से प्रबल क्षार होंगे। और हमसे पूछा ही गया है कि बताओ दुर्बलतम क्षार कौन सा है, ठीक है ना, कितना सिंपल सा आंसर था, ठीक है बेटा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्कर्ष परिवार जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।